एक आईपीएस ऑफिसर जो अपनी किसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे गाड़ी से। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बेहद ही बुजुर्ग महिला आ जाती है और उसे देखने से लग रहा था कि ये महिला भीख मांगकर खाया करती है। जैसे ही वे गाड़ी के सामने आती है तो जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है और जो आईपीएस साहब के साथ गार्ड थे वो एकदम से गाड़ी से उतरते हैं उस महिला को सामने से हटाने के लिए। लेकिन जो आईपीएस साहब उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो बेहद ही रहमदिल इंसान थे, तो इसी वजह से वे अपने गार्ड को रोकते हैं और खुद उतरकर उस महिला के पास जाते हैं। जैसे ही आईपीएस साहब उस महिला के पास जाते हैं तो एकदम से कहने लगती है कि बेटा तू आ गया, मेरे लिए खाना ले आया। अब इस बात को सुनकर जो आईपीएस साहब हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे बहुत कुछ सोचने लगते हैं। कौन थी वो बुजुर्ग महिला और किस वजह से आईपीएस साहब से बेटा कह रही थी? अगर वे उसकी माँ थी तो वो इस हालत में कैसे थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक परिवार रहा करता था जिस परिवार के अंदर केवल 6 सदस्य हैं, 2 माता पिता और 4 उनके बच्चे। पिता का नाम तारिक और उनकी पत्नी का नाम होता है नूरी। उनके जो 4 बच्चे थे वे भी छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। जो बड़ा वाला लड़का था उसका नाम अरशद और अरशद की उम्र महज 5.5 साल थी। यानी कि जो और भाई बहन थे वे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और एक बच्चा तो अभी नीरू की गोद में था, वे भी 6 महीने का था। नीरू का पति मजदूरी करने के लिए जाया करता और नूरी के घर के अंदर रहकर बच्चों की संभाला करती और छोटी मोटी ज़रूरतों को जो तारिक था उनकी पूरी कर दिया करता। यानी कि परिवार बड़ा ही खुशनुमा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। ऐसा ही कुछ परिवार के साथ होता है। जो तारिक था जो बाहर से पैसे कमाकर लाया करता था, एक दिन अचानक से एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद ये परिवार पूरा टूट सा जाता है। जब ये बात नूरी को पता चलती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो वे बहुत ही परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद पति का अंतिम संस्कार किया जाता है और कुछ दिन तक शोक सभा भी मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो नूरी है उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि अब 4 बच्चों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आनी थी। अब कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस उसको सहारा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे लोग भी सहारा देने से मना कर देते हैं और अब घर के अंदर खाने पीने तक की चीज़ें खत्म हो गई थी। इसके बाद नूरी फैसला करती है कि इस तरह से तो गुजारा नहीं होगा, बच्चों का पेट पालना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद जो नूरी होती है वे दूसरों के घरों में काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके पास 4 बच्चे थे और एक बच्चा उसे अभी अभी हुआ था, तो इसी वजह से वे ज़्यादा दिन तक इस तरह से अपने परिवार को नहीं संभाल पाते। 4 बच्चों का खर्चा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस खर्चे की पूर्ति वो नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ नूरी के परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ही नूरी अपने बच्चों से भूख के से बिलखते हुए देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है कि उसके सामने उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और वे उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। वे और भी ज़्यादा मेहनत करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। लेकिन दोस्तों उसके सामने जो मुसीबत आ रही थी उसकी वजह से उसके दिमाग पर भी इन बातों का गहरा सतमा पड़ता है और साथ में भूखमरी की वजह से वे जिस जगह पर काम किया करती उस काम को भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती है और जहाँ पर वे काम किया करती थी वहाँ से भी वो लोग उसे काम से निकाल देते हैं। अब इसके बाद नूरी सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वे एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है, जिस फैसले को शायद ही कोई माँ इस दुनिया में ले सकती थी। उसने फैसला किया था कि वे अपने सभी बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी और खुद इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसके बाद नूरी अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनाथ आश्रम पर जाती है और वहाँ पर अनाथ आश्रम वालों से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मैं इन बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ, तो आप लोग इन्हें अपने पास रख लीजिए और यहीं पर इनकी परवरिश कीजिए। कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो मिल जाएगा, मेरे पास रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो इसी वजह से नूरी अपने 4 बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर
अपने कलेजे पे पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। इधर इसके चारों बच्चे अनाथ आश्रम के अंदर रहने लगते हैं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो अरशद होता है उसकी पढ़ाई लिखाई का समय आ जाता है और अनाथ आश्रम वाले उसकी पढ़ाई लिखाई को चालू करवा देते हैं। उसके बाद जो छोटे भाई बहन थे वो काफ़ी छोटे थे, तो उनको कुछ लोगों के द्वारा गोद ले लिया गया था। केवल वहाँ पर अरशद ही रह गया था जिसको किसी ने गोद नहीं लिया था, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। वहाँ जो भी बच्चों को गोद लेने के लिए आया करता वे कम उम्र के बच्चों को ही पसंद किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अरशद होता है वे अपनी स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है अनाथ आश्रम में रहकर ही। लेकिन जो अरशद होता है वे बार बार देखा करता है जो भी व्यक्ति वहाँ से बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए आया करते उनके पास बड़ी बड़ी कार होती है, अच्छे से वे कपड़े पहना करते हैं और उनको देखने से लगता है कि ये लोग काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। और इस बात को देखकर अरशद के मन में भी पैसा कमाने की आ जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकता और मुझे ऐसी ही ज़िंदगी जीनी होगी। इसके बाद जो अरशद होता है वो 18 साल का होने के बाद अनाथ आश्रम को छोड़ देता है और बाहर निकलकर इस दुनिया में पैसा कमाने की ठान लेता है। पैसा कमाने के लिए वे बाहर की काम की तलाश में घूमता है और उसे एक काम मिल जाता है। सुबह सुबह उसे न्यूज़पेपर बांटने का काम मिल जाता है और इस काम को करने के बाद उसे कुछ पैसे मिल जाया करते और उन्हीं को कमाकर अरशद खुश रहा करता। अरशद न्यूज़पेपर बांटा करता और साथ में फैसला करता है कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखता है, क्योंकि अब तक अरशद को ये बात पता चल गई थी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ताकत होती है। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। इसी वजह से जो अरशद होता है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और साथ में वे न्यूज़पेपर बांटा करता है, उसी से अपना गुजारा किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसे न्यूज़पेपर बांटने के साथ साथ और भी कई तरह के काम करने पड़ते हैं। उन कामों को करते हुए वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। ऐसे ही करके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अरशद को पता चल गया था कि अगर मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर होने लगेगी। तो इसके बाद अरशद फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर बनकर रहेगा। इसके बाद अरशद दिन रात मेहनत करने लगता है। वे गाड़ियों को साफ किया करता है, जूते पॉलिश किया करता है और साथ में अपनी पढ़ाई को भी ज़ोर शोर से किया करता है। और उसके बाद भी जब उसे टाइम मिला करता तो वे कुछ बच्चों को ट्यूशन भी दे दिया करता और इसी तरह से अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसका एग्ज़ाम आ जाता है और जैसे ही उसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो अरशद बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि पहली बार में ही उसने पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। उसके बाद जहाँ पर वो काम किया करता है वहाँ पर सभी लोगों को बताता है तो लोग भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तूने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए तो उसके बाद तू एक आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। इसके बाद अरशद का दूसरा टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। अब अरशद ने प्री और मेन दोनों क्वालिफाई कर लिए थे। इसके बाद रह गया था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए अरशद तैयार होकर इंटरव्यू हॉल में पहुंच जाता है और वहां इंटरव्यू के लिए बैठ जाता है। वहां जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वे अरशद की हालत को देखकर उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हो। इसके बाद अरशद इंटरव्यूअर को अपनी पूरी कहानी बता देता है। वो बताता है कि मैं किस तरह से अनाथ आश्रम से निकला हूँ और उसके बाद वे यहाँ तक पहुँचा है। इंटरव्यूअर जब इसकी कहानी को सुनता है कि उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम छोड़ गई थी क्योंकि वे उनको पेट नहीं पाल सकती थी, उसके बावजूद भी ये लड़का यहाँ तक पहुँचा है, तो इंटरव्यू ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और एक अरशद है जो अनाथ आश्रम से उठकर यहाँ तक पहुँच गया। वे अरशद को अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद अपने सवालों को पूछने लगते हैं। थोड़ी देर तक इंटरव्यू चलता है और इंटरव्यू होने के बाद अरशद को वहाँ से भेज दिया जाता है। अरशद वापस से अपने काम धंधे में लग जाता है और काम को करने लगता है। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन अरशद एक सेठ की कार को साफ कर रहा था और वे सेठ उसको बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया करते थे। कभी उसे पैसों की कमी हुआ करती थी
तो वे अपने पास से दे दिया करते। तो उसके बाद वे अपने सेठ को बताता है कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो आप अपने फ़ोन में देखकर मुझे बता देना। तो इसका बाद जो सेठ जी होते हैं उन्हें भी इस बात की खुशी होती है। वे भी ऊपर वाले से दुआ करने लगते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए और इसका नंबर सरकारी नौकरी में पड़ जाए। उसके बाद वे बाहर सीढ़ियों में बैठ जाते हैं और बार बार फ़ोन को चेक करते रहते हैं कि अरशद का रिजल्ट कब आएगा और कब उसे खुशखबरी सुनाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय बाद जो सेठ जी थे वो एकदम से अरशद को खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि जिस टेस्ट को तू देख कर आया है वो टेस्ट तो क्लियर हो गया और अच्छी खासी रैंक तुमने प्राप्त की है। इस बात को सुनकर अरशद एकदम से खुशी से झूम उठता है और सेठ जी के पैरों को छूने लगता है। लेकिन तभी जो सेठ जी होते हैं उसे उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, अब तुम मेरे पैर ना छुआ करो, मेरे सीने से लगो और आज से हम ही तुमको सल्यूट मारा करेंगे। ऐसा कहकर वे थोड़ा सा हंस देते हैं और जो अरशद होता है उनका बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से सेठ जी ने उसको बहुत ज़्यादा मदद की। कई बार जब अरशद के पास पैसे नहीं हुआ करते तो सेठ जी उसको मदद किया करते ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से कर सके और अपने मुकाम को हासिल कर सके। इसके बाद जो अरशद होता है वह अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। वहाँ पर वह अपनी ड्यूटी को संभालता है और मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है। अब जिस ज़िले के अंदर अरशद की पोस्टिंग थी उस ज़िले में बहुत बड़ा क्राइम हो गया था, तो उसी क्राइम की वजह से एक अर्जेंट मीटिंग रखी जाती है। अरशद की तरफ से ज़िले के सभी पुलिस थानों के पुलिस वालों को बुलाया जाता है। अरशद अपनी सरकारी गाड़ी और अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ सीधे उस मीटिंग में पहुंचता है और वहां पर मीटिंग कंप्लीट करता है उस क्राइम से रिलेटेड और उसके बाद वापस अपने घर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में अचानक से एक बुजुर्ग महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही गाड़ी को ड्राइवर के सामने बुजुर्ग महिला खड़ी हुई दिखाई देती है तो वो एकदम से गाड़ी रोकता है और गाड़ी रुकते ही जो अरशद के साथ गार्ड था वो एकदम से गाड़ी से उतरता है और उस बुजुर्ग महिला को हटाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो अरशद होता है उस गार्ड को रोकता है और खुद उतरकर उस बुजुर्ग महिला के पास जाने लगता है। अब जैसे ही अरशद वहां पर पहुंचता है तो एकदम से बुजुर्ग महिला थी वो उससे कहने लगती है कि बेटा तू आ गया, मेरे लिए खाना नहीं लेकर आया। अब इस बात को सुनकर जो अरशद है वो एकदम से हैरान हो जाता है और इस बात को सुनने के बाद अरशद की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि अरशद का इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लोगों ने उसका अच्छे से सहयोग किया था लेकिन किसी ने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की थी और आज इस माजी ने सबसे पहली बार उसे बेटा कहकर पुकारा है और इस बात को सुनने के बाद वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन फिर वे बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि माँ जी आप कौन हैं और यहाँ पर खड़ी क्यों हो गई? तो वो कहती है कि बेटा तू मेरे लिए खाना लेने गया था और इतनी देर के बाद लौटा है। अब इस बात को सुनकर जो अरशद होता है वह बुजुर्ग महिला की तरह असमझ भरी निगाहों से देखने लगता है और सोचने लगता है कि माँ जी क्या कह रही हैं। वे जब गौर करके उनकी तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि माँ जी के मेले कचूले फटे पुराने कपड़े हैं और देखने से लग रहा है कि ये माँ जी भीख मांगकर खाया करती हैं। उस बुजुर्ग महिलाओं की बातों को सुनकर उसे पता चल जाता है कि इस बुजुर्ग महिला के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद जो अरशद होता है वो उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ गाड़ी में बैठाने लगता है। वह बुजुर्ग महिला कहती है कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है बेटा? तो वो कहता है कि माँ मैं आपको खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, आपने मुझसे खाना मांगा था ना। और ऐसा कहकर वह उसे गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइवर से गाड़ी को एक अच्छे से होटल पर लगाने के लिए बोलता है। होटल पर जाने के बाद जो अरशद होता है वह उस बुजुर्ग माँ को पहले तो खाना खिलाता है और खाना खिलाने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बिठा और एक अच्छे से सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उसको बताते हैं कि इनके दिमाग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर अच्छी तरह से दवाइयाँ खाएंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद जो आईपीएस साहब होते हैं वे उस महिला को वहीं पर एडमिट करा देते हैं और उन लोगों को कह देते हैं कि जब ये ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने के बाद अचानक से डॉक्टर साहब का अरशद के पास फ़ोन आता है और वे उन्हें बताते हैं कि जिस माँ जी को आप यहाँ छोड़कर गए थे
उनकी हालत ठीक हो गई है और आप अब उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। इसके बाद अरशद अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचता है और वहां से उन माजी को डिस्चार्ज करके अपने घर ले आता है। और घर लाने के बाद वो कहता है कि माजी, आज से मैं और तुम यहीं पर रहेंगे और तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग महिला थी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो कहती है कि बेटा, तू कौन है और किस वजह से तू मुझे अपने साथ रख रहा है। तो वो उसे बताता है कि आप मुझे रोड पर मिली थी और वहां पर आपने मुझे बेटा कहा था और उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि आज से आप मेरे साथ रहोगी और मेरी माँ बनकर रहोगी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अब जैसे ही अनाथ आश्रम का नाम उस बुजुर्ग महिला के सामने आता है तो वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब जो अरशद होता है माँ जी को चुप कराता है और पूछने लगता है कि माँ जी, आप इस तरह से क्यों रोने लगे। तो उसके बाद वो बुजुर्ग महिला अपनी कहानी बताती है। कहती है कि मेरा नाम नूरी है और मेरे पति का नाम तारिक था। हम लोग मुंबई के अंदर रहा करते थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी किया करते और हमारा भरण पोषण किया करते थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेरे पति की हादसे में मौत हो गई और उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं मिल खिला पाई। मैं बड़ी मेहनत किया करती, लेकिन मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पाई और उसके बाद मैं अपने चारों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ आई। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद जो अरशद होता है उसे भी अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। वो उनसे पूछता है कि माँ जी, ये बताओ आपके बड़े बेटे का नाम क्या था। तो वो बताती है कि मेरे बड़े बेटे का नाम अरशद था। इसके बाद जो अरशद होता है वो एकदम से उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि माँ, मैं ही तो वो तेरा अरशद हूँ। अब जैसे ही माँ को ये पता चलता है कि ये उसका वही बेटा है जिसको अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी, तो वे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोती है। इधर जो अरशद है वे भी अपनी माँ की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और थोड़ी देर बाद दोनों शांत होते हैं। शांत होने के बाद अरशद अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप उसके बाद कभी हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो उसके बाद उसकी माँ बताती है कि बेटा, उस अनाथ आश्रम में तुमको छोड़ने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली और तभी अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे थे। तो अरशद समझ जाता है कि एक्सीडेंट के कारण ही उनकी दिमाग की हालत ख़राब हो गई थी। इसके बाद अब उनकी हालत जैसे ही ठीक हुई तो उन्हें ये बातें याद आई हैं। अरशद अपनी माँ की मजबूरियों को समझता है। उसके बाद अपनी माँ की सेवा करने लगता है। अब तभी एक दिन जो अरशद की माँ होती है वो उससे कहने लगती है कि बेटा, तू तो यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारे तीनों बहन भाई कहाँ पर हैं। वे अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर तू मुझे मिल गई है तो मेरे बहन भाई भी मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद आईपीएस साहब उस अनाथ आश्रम में जाते हैं और वहाँ से पुराने रिकॉर्ड में से उन लोगों के एड्रेस लेते हैं जो उसके भाई बहनों को यहाँ से लेकर गए थे। एड्रेस लेने के बाद वे उस जगह पर जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके तीनों भाई बहन अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। और आकर अपनी माँ को बताता है कि माँ, मेरे तीनों भाई बहन अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं और कैसी भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो घर वाले उन्हें गोद लेकर गए थे उन्होंने उनके जीवन को अच्छा बना दिया और वे लोग अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि हम उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करें। वे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं और तुम यहाँ पर एक साथ रहेंगे। उसके बाद उसकी माँ भी उसके फैसले से राज़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जिसने जूते पॉलिश किए, गाड़ियों को साफ किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, उसके बावजूद भी अपने मुकाम को हासिल किया। इस कहानी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जिनके पास सब कुछ होता है और सब कुछ होने के बावजूद भी तरह तरह के बहाने बना दिया करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, नहीं तो हम ये कर देते, नहीं तो हम वो कर देते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ अकेले ही कर सकता है, जैसा अरशद ने इस कहानी में करके दिखाया है। आप क्या कहना चाहते हो अरशद के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।